हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में पंजाब राज्य को कवर करेंगे। जैसे कि हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश और नदियों के उफान के कारण वहां पे बाढ़ आ गई है, जिससे बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत से लोगों ने अपना घर छोड़ना पड़ा है। तो हम सब विनती करते हैं कि पंजाब राज्य दोबारा फिर उसी पटड़ी पे आए और उनकी उन्नति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले हम पंजाब राज्य को लोकेशन वाइज देखेंगे, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से राज्य उसके साथ लगते हैं और कौन सी कंट्री उसके साथ लगते हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये चार स्टेट लगते हैं। और एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश लगता है, उसका नाम है चंडीगढ़, ठीक है। और एक देश के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, उसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ से मतलब पाकिस्तान से नशीली पदार्थ बहुत ज्यादा तस्कर होते हैं इंडिया में। तो हमारे लिए सिक्योरिटी का हमेशा ही कंसर्न रहा है। पंजाब भी, हिमाचल प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर भी, और जो हमारे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा नशीली पदार्थ का तस्कर होता है, मतलब अवैध। क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक गोल्डन क्रिसेंट बनता है, अर्धचंद्राकार जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। ये मतलब अफीम के लिए बहुत, मतलब नशीले पदार्थ के लिए बहुत फेमस है। मतलब इतना अवैध तस्कर करते हैं ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इनकी, इन जैसे देशों की इकोनॉमी इससे ही चल सकती है कि किसी राज्य को बर्बाद करके या फिर किसी स्टेट को, मतलब वहां के बच्चों को नशे की आदत लगवा के। तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, ठीक है जी, अफगानिस्तान, और ईरान, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ईरान की तेहरान, ठीक है जी। ऐसे ही, ये तो गोल्डन क्रेसेंट हो गया, जिसको हम अर्धचंद्राकार बोलते हैं, ठीक है। एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। जो कि इसमें देश आते हैं, ये भी मतलब अवैध नशे के लिए, तस्कर के लिए फेमस है भाई। ये भी कौन कौन से हैं? म्यांमार, ठीक है, इसकी राजधानी है नए पैतो। कौन सा? नए पैतो। देन उसके बाद है लाओस, इसकी राजधानी है वियंतिनी। और एक बैंकॉक, मतलब थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है, ठीक है जी, ठीक है। ये गोल्डन क्रेसेंट है और ये गोल्डन ट्रायंगल है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अफीम की खेती भी होती है और तस्करी भी यहीं से बहुत सारी की जाती है। इसलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी रीजन के लिए बहुत हमारे लिए कंसर्न राज्य है। जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिसके साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। और खासकर इस वाले रीजन में तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसका कुछ पता नहीं भाई क्या कुछ कर दिया पाकिस्तान। देन उसके बाद पंजाब है। पंजाब की हम फॉर्मेशन देखते हैं। इसकी फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और 1 नवंबर 1966 को
हरियाणा राज्य इससे अलग कर दिया था। ठीक है, हरियाणा राज्य को अलग कर दिया था। और हरियाणा की और जो हम पंजाब है उन उसकी राजधानी सेम है, जिसका नाम चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब सिंह कटारिया। कौन से हैं? गुलाब सिंह कटारिया। गुलाब सिंह कटारिया। ठीक है जी। यहाँ के सीएम है भगवंत मान। क्या है? सीएम कौन है यहाँ के? भगवंत मान है, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। और जो पंजाब को हम प्रीवियस नाम, जैसे पुराने नाम थे इसके, ईस्ट पंजाब, पूर्वी पंजाब और पेप्सू, पेप्सू बोलते थे इसको। पेप्सू का मतलब क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है जी। इसको सप्त सिंधु भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सप्त सिंधु। मतलब ये प्राचीन नाम था, जो वैदिक नाम था, जिसको बोलते हैं हम सात नदियों की भूमि। ठीक है जी। इसको फिर महाभारत, रामायण में और महाभारत में पंचानंद बोला गया, जिसका मतलब था लैंड ऑफ फाइव रिवर। पंचानंद का मतलब क्या था? लैंड ऑफ फाइव रिवर। ठीक है। और ग्रीक में बोलते थे इसको पेंटापोटामिया। क्या? पेंटापोटामिया। ठीक है। पेंटा का मतलब पांच होता है, एग्जाम मतलब छह होता है, सप्टा मतलब सात होता है, तो इसका मतलब ये है कि पांच रिवर, फाइव रिवर। ठीक है जी। तो ग्रेनरी ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं हम? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ठीक है। हरियाणा और पंजाब को बोला जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। यहाँ की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं हम, क्या है? जो लोकसभा की सीट है वो 13 है, राज्यसभा की सीट 7 है, और विधानसभा की सीट 117 है। ठीक है जी। यहाँ पे माउंटेन शिवालिक रेंज माउंटेन है। ठीक है, शिवालिक रेंज लगती है यहाँ पे। और लेक है हरिके वेटलैंड। कौन सी है? हरिके वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड। कौन कौन सी है? हरिके वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड और बठिंडा वेटलैंड। ठीक है जी। और यहाँ पे रंजीत सागर डैम, रंजीत जो सागर डैम है ना, तो उसको हम थेन डैम के और नाम से जानते हैं। ठीक है। कौन कौन से हो गया? जैसे हरिके हो गया, हरिके, रोपड़ वेटलैंड। ठीक है। बठिंडा वेटलैंड। रंजीत को, रंजीत जो सागर डैम है उसको हम थेन डैम भी बोलते हैं। थेन डैम जो कि रावी रिवर के ऊपर है। और यहाँ पे अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। देन उसके बाद आप दो तीन चीज और ऐड करोगे, जो कि रामसर साइट है। एक बार रामसर साइट भी यहीं कर लेते हैं, इसमें नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है। रामसर साइट कौन कौन सी है? सबसे पहले रोपड़ वेटलैंड। कौन सी है? रोपड़ वेटलैंड। ठीक है। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? नांगल, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। हरिके वेटलैंड कौन सी है? हरिके वेटलैंड। ठीक है। केशवपुर कौन सी है जी? केशवपुर। देन ब्यास है। ठीक है। ब्यास जो कंजर्वेशन रिजर्व है। और हमारा कंजली वेटलैंड है। कौन सा है जी? कंजली वेटलैंड। ये यहाँ के रामसर साइट है। ठीक है। यहाँ पे डैम है बाखड़ा नांगल डैम, जो कि सतलुज रिवर के ऊपर है। इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। कौन सा है? बाखड़ा नांगल डैम। कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर है।
जो रंजीत सागर डैम है, जिसको हम थेन डैम के नाम से जानते हैं, वो रावी रिवर के ऊपर है। देन उसके बाद शाहपुर कंडी डैम है, जो कि रावी रिवर के ऊपर है। ठीक है जी। देन हरिके बैराज बहुत बार क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ है, तो किसके ऊपर है? ये संगम होता है ब्यास का और सतलुज का, उसके ऊपर है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज। जो हुसैनी वाला बैराज है वो सतलुज रिवर के ऊपर है। कौन सा? हुसैनी वाला बैराज। और आप एक और नाम ऐड करोगे जिसका नाम है माधोपुर, माधोपुर डैम, जो कि रावी रिवर के ऊपर है। ठीक है। अब मतलब अब आजकल ना एक और टॉपिक चल रहा है कि बाढ़ आने के कारण क्यों थे वहां पे पंजाब में। सबसे पहले देखो, पंजाब के साथ हमने कौन कौन से राज्य किए थे? हिमाचल प्रदेश, J&K। ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन्स है, बहुत सारे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी बादल फटेगा या फिर बहुत तेज वर्षा होगी तो पानी यहां से आएगा, पंजाब से। ठीक है। और दूसरा एक रीजन जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है जी। और ये इक्वेटर है। ठीक है। क्या ये इक्वेटर है, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। आ, ठीक है जी। मैं एक बार लिख देता हूँ। ये कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखो कि सूर्य है ना, सूर्य मतलब ये लगा लो कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे सीधी किरणें आती हैं सूर्य की। ठीक है। अब ये देखो कि जैसे हम कोई चाय का, जब जब चाय बनाते हैं तो रखते हैं, तो वहां से भाप ऊपर उठती है, तो उनको उनको बोलते हैं हम कन्वेक्शनल। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब रेज जो पड़ती है, किरण पड़ती है सूर्य की यहाँ पे, और यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठते हैं। ठीक है। ऐसे कन्वेक्शनल करंट उठते हैं, और जब ना कन्वेक्शनल करंट उठते हैं, लो प्रेशर बनता है, और जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाती है। फिर ये ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ के जाके कंडेंसेशन होते हैं, बादल बनते हैं। बादल कौन से बनते हैं? कुमुलो निम्बस। हम करेंगे सारे। कुमुलो निम्बस वाटर बनते हैं और बादल बनते हैं, और यहाँ पे जाके वर्षा कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप देखना कि जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ये वो यहाँ पे मिलता है, मतलब जितने भी सदाबहार वन है ना हमारे, ठीक है, ये यहीं पे मिलेंगे। कहाँ पे? इक्वेटर पे। ठीक है। जैसे कोंगो जो है हमारा, कोंगो में जो फॉरेस्ट है हमारा, तो जितने भी जो सदाबहार वन है ना, मतलब वहां पे ना मतलब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। और कैनोपी बड़े बड़े लार्ज होंगे। ठीक है। यूकेलिप्टस होंगी वहां पे, तो वो एक टॉपिक है, वो हम वहां पे करेंगे। बस एक मैं आपको समझा रहा हूँ। उठेंगे तो यहाँ पे जो उठेंगे ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये बोलते हैं ना कि घर में जब ज्यादा ना गर्मी हो जाती है, तो ये बोलते हैं कि नहीं आज तो ना शायद बारिश होगी। ठीक है। क्योंकि लो प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे? लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है। अब ये जो कन्वेक्शनल करंट्स उठी हैं, ठीक है, ये ऐसे उठेंगे वर्टिकली। ठीक है। कभी आप ये सोचो, जो हमें लगती है ना हवा, वो ऐसे लगती है हॉरिजेंटली, उसको बोलते हैं हम एडवेक्शन। ये भी एक बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है। ये उठेंगे और ये यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। वहां पे बन जाएगा लो हाई प्रेशर। क्या बनेगा? हाई प्रेशर। ठीक है। हाई प्रेशर बनेगा, तो जो हवा चलती है वो चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है। कैसे चलेंगी? मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना, तो ये ऐसे चलेंगी। ठीक है। ऐसे आएंगी,
ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हाई प्रेशर बनेगा ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, मतलब ये तो है नहीं कि ये प्रोसेस एक जगह होगी, नहीं, ये यहाँ भी होगी, हाई प्रेशर यहाँ भी बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ये कैसे चलेंगी फिर, ये ऐसे चलेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ठीक है, ये ऐसे जाएंगे। बट ना हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है, सबको पता है, रोटेशन कर रही है। जब हम घूमते हुए कोई चीज फेंकते हैं, क्या वो उसका डायरेक्शन या पाथ जैसे हम फेंकते हैं ऐसे जाएगा? नहीं, वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। जो नॉर्थ में होता है तो वो मुड़ेंगी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे घड़ी चलती है ना तो ऐसे चलेंगे, तो देख लो घड़ी ऐसे चलती है तो ये ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है जी, ये ऐसे हो जाएंगे। और जो साउथ हेमिस्फेयर है जो हमारा, उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। और जो जब ये दोनों जहां पे मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्व जोन, ठीक है, ये दोनों मिल जाती है। अब पृथ्वी है, रेवोल्यूशन करती है, सूर्य की परिक्रमा लगाती है, तो इसी के डिसाइड थे हमारे जो विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है, तो वो रेवोल्यूशन के ही कारण आता है, परिक्रमा के कारण, और दिन रात रोटेशन के कारण होता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि अब ये नहीं बोलते हैं कि भाई वहां पे 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। जैसे हम ये यहाँ पे आर्टिक है, ये अंटार्कटिक है, ठीक है। अब ये इसका भी रीजन मैं बताता हूँ। जब सूर्य नॉर्थवर्ड साउथ मतलब उत्तर की साइड जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे पहुंच जाता है 21 जून को, ठीक है। 22 मार्च को इक्वेटर पे आता है। कौन कौन से 2 तारीख बताता हूँ, एक 22 मार्च है, ठीक है, और एक 22 सितंबर है, ठीक है। इसको इक्वेटर पे रहता है सूर्य, तो ऐसे चलता है ना जब ऐसे, तो सूर्य यहां तक जाता है, मतलब ऊपर तक नहीं जाता क्योंकि वो टिल्ट है, तो यहां तक सूर्य की किरण जाएगी, तो अंटार्कटिक जो अपना रीजन है वहां पे दिन होगा और अंटार्कटिक पे रात होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ITCZ भी, और जेट स्ट्रीम ना जो हमारी एक नैरो वो होती है, इनके ऊपर चलती है, जो अपने करंट्स है ना इनके ऊपर चलती है, ठीक है। वो जो करंट्स चलती है ना उसको जैसे ये ऐसे चलती है, ऐसे 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 सर्पाकार में, ठीक है। तो ये यहां से चलती है, ऐसे 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 पूरे गोल में चले जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका भी मैं बताता हूँ। जेट स्ट्रीम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो जब अमेरिका जापान पे चढ़ाई कर रहा था, तो वो अपना मतलब जहाज लेके गए, तब ना वो जैसे अमेरिका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, और जापान मतलब जब हम देखेंगे ना तो जापान ये यहाँ इस साइड है, ठीक है, मतलब बहुत ही दूरी कम है। तो जब वो ये ऐसे गए ना, ऐसे गए, तो उन्हें टाइम बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि वेस्टर्ली की जो चाल है जो चलती है, वो जो जेट स्ट्रीम है वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे थे और ये उसके विपरीत जा रहे थे। और जब ये आए ना तो इस साइड से आए और इन्हें बहुत कम टाइम लगा, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ रीजन है, तो उसके बाद ही यहाँ का इन्वेंट हुआ था जेट स्ट्रीम। तो क्या हुआ कि जब ये सूर्य उत्तर की साइड जाता है ना, उत्तर की साइड जब ट्रेवल करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये भी शिफ्ट हो जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। जैसे ये अपना इंडिया का मैप है, देख लेना जैसे भी बना उम्र, अच्छा वो, ठीक है। तो जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो किसकी वजह से आता है, हमने ये पढ़ा था कि जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम होती है जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी होता है, भूमध्य सागर, ठीक है, यहाँ पे कैस्पियन सी होता है, ठीक है। तो इसको मतलब ये बोलते हैं कि जब हमारे यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होता है, मतलब सर्दी वाली ऋतु में जब बारिश होती है, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जब सूर्य विंटर में है, विंटर में साउथ में चला जाएगा ना, तभी तो वहां पे सर्दी होगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी सूर्य की हम पे। तो ये साउथवर्ड
मतलब शिफ्ट हो जाती है, मतलब जैसे अब ये यहाँ पे है तो सर्दियों में यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेंगे। तो अब की बार क्या हुआ कि ये खत्म हो जाती है मार्च अप्रैल में, जब सूर्य उत्तर की दिशा की साइड चलता है ना, तो ये खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब की बार ये क्या हुआ कि ये खत्म ही नहीं हुई, और यही रीजन था कि अब की बार क्लाइमेट चेंज इतना हुआ कि अब की बार हमें इतनी गर्मी भी देखने को नहीं मिली है। तो एक तो ये रीजन था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, टेम्परेट साइक्लोन आए, बारिश कर दी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या था, मानसून भी स्टार्ट था, जो अरेबियन वाली ब्रांच थी, मानसून के कारण भी इतनी ज्यादा बारिश होगी कि यहाँ पे बाढ़ का रीजन बना। दूसरा रीजन ये था कि जो हमने माधोपुर डैम पड़ा है, या फिर रंजीत सागर पड़ा है, पोंग डैम है जो कि रावी रिवर के ऊपर ही है, हम इसमें पढ़ेंगे, क्या नाम लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो जो माधोपुर जो डैम है ना, उसके दो गेट टूट गए थे। ठीक है, तीसरा रीजन ये है कि जब ये लगा लो कि ये पाथ लगा लो कि यहां से कोई भी रिवर आ रही है ऐसे, तो इससे किनारे हम जैसे बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं। ठीक है, या फिर हमने देखा हो जैसे जूट का बैग है जिसको हम बोरी या फिर कट्टा बोलते हैं। ठीक है, वो उसमें मिट्टी डाल के वो रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनकी ना मतलब हमें देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो है नहीं एक बार लगा दिया आपका काम खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं हम डूसी डैम। क्या बोलते हैं, डूसी बांध, डैम बांध। ठीक है जी, ये भी मतलब इनका अच्छे से रखाव नहीं हुआ, तो ये अपना भाई, ये भी इनका भी टूटना ही जायज था। दूसरा कारण ये था कि हम रिवर्स को साफ नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि रिवर्स अपने साथ मिट्टी गाद सब कुछ लेके आती है। ठीक है, अब ये मान लो एक एग्जाम्पल है, जैसे रावी का ही लगा लेते हैं, या फिर हम किसी भी रिवर का लगा लो कि रावी रिवर का मतलब जैसे ये लगा लो कि वो 2 लाख क्यूसेक पानी फिल हो सकता है। ठीक है, 2 लाख क्यूसेक। ठीक है, अब इसमें मिट्टी गाद होने के कारण, जैसे ये लगा लो कि मिट्टी गाद होगी भाई यहाँ पे, तो उसी कारण वहां पे 1 ही लाख क्यूसेक पानी आया ना, तो 1 लाख तो कहाँ गया भाई, वो ओवरफ्लो ही होगा ना। तो दूसरा रीजन ये था कि हम अच्छे से रख रखाव नहीं कर पाए अपने संसाधनों की, प्रकृति की। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा ही गलत फायदा उठाया अपने नेचर का, प्रकृति का। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, मैं आपको एक रीजन और बता देता हूं कि ओवरग्रेजिंग। ठीक है, मतलब इतना ओवरग्रेजिंग करवा दिया, शीट इरोजन हो गया, फिर रिल इरोजन हो गया, मतलब ऐसे ऐसे करके बैडलैंड भी बने हमारे यहाँ पे। ठीक है, सोइल इरोजन इतना हुआ है जिसके कारण, मेन मुख्य कारण सोइल इरोजन भी है, मिट्टी का अपर्दन का कारण भी है यहाँ पे बाढ़ आने का। तीसरा कारण है एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, आपको पता है कि मानसून में हम पैडी लगाते हैं, मतलब धान की खेती करते हैं, उसके लिए पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। और अभी मानसून सीजन था, धान की खेती हो रही थी, और धान की खेती के लिए पानी हमें मतलब पूरा खेत पानी से भरना ही होता है। तो पहले से ही वहां पे पानी भरा हुआ था, तो वो उसको वो मिट्टी बोलते हैं ना कि अब्जॉर्ब कर लेती है ज्यादा पानी, तो वो उसकी जो इतना फील्ड में पानी भरा था और ऊपर से और पानी आ गया, तो ये भी रीजन था। और एक रीजन ये था कि जो रंजीत सागर डैम है, या फिर माधोपुर डैम है, या फिर पोंग डैम है, इनके ना मतलब जो अथॉरिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, इन्हें एक रूल, जो कर्व रूल है ना, वो फॉलो करना होता है, जो इन्होंने नहीं किया फॉलो, कोऑर्डिनेट करने में भी ये एक्सेप्शन हुए। ठीक है, तो इनके कारण पंजाब में बाढ़ आई है, और ये कारण थे, ये रीजन थे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ की फोक डांस है, जो कि भंगड़ा। भंगड़ा तो सबको याद होगा, भंगड़ा, गिद्दा। ठीक है, उसके बाद नकुला। ठीक है जी, तो भंगड़ा गिद्दा तो याद हो जाएगा, नकुला, लुड्डी, एक यहाँ पे डांस है, लुड्डी। ठीक है जी, और एक ये धमाल नहीं है, ये धनकार है। क्या है, धनकार, जिसको हम गतका ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतका। गतका एक क्या है, मार्शल आर्ट है। ठीक है, देन उसके बाद है किकली। कौन सा है, किकली, जागो, भागा,
सम्मी और झूले। कौन कौन से हमने कर लिए? सबसे पहले भांगड़ा और गिद्दा तो याद ही हो जाएगा। नकुला, ठीक है, लुड्डी, ठीक है, धनकार जिसको हम गतकाई बोलते थे, सम्मी, ठीक है, एक तीजन भी था, ठीक है, किकली, जागो, ठीक है, और झूली, भांगड़ा और गिद्दा, ये यहाँ के फोक डांस है। फेस्टिवल होला मोहल्ला याद है सबको। वैसाखी सबको याद है, कब बनाई जाती है वैसाखी? 14 अप्रैल को। गुरु पर्व कर लोगे। जो लोहरी है वो 13 जनवरी को बनाते हैं, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। और एक इसमें आप शडोल भी कर लोगे, ठीक है, शडोल फेस्टिवल। ये यहाँ के फेस्टिवल्स थे। देन फेमस पर्सनैलिटी आपको पता, भगत सिंह, जो कि हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, जिसको लाइन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर बोला जाता है। लाल बाल पाल, लाल, कौन कौन से लाल पाल बाल आप बताओगे, ठीक है। और उसके बाद मिल्खा सिंह, जिसको हम फ्लाइट के नाम से जानते हैं, वो एथलीट थे। और यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस है गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमिंदर साहब भी बोलते हैं, और ये अमृतसर में है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में। 1919 में हम मतलब क्या कारण थे जलियांवाला हत्याकांड के, आप बताओगे? जो कि रोलेट एक्ट था। कौन सा? रोलेट एक्ट। वो क्या एक्ट था? ठीक है, ठीक है जी। और जो ये रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था, ठीक है, मतलब उसमें ये था कि मतलब शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना, ठीक है, ना कानून थी ना दलील थी। तो ऐसे बोलते हैं कि वो ये था कि जो रोलेट एक्ट था, इसके करके ना मतलब सब एक दिन इकट्ठे हुए थे जलियांवाले बाग में, जो कि उस दिन एक पर्व था। और उसमें जो सैफुद्दीन किचली था ना, उसको अरेस्ट कर लिया था। तो उसके करके ना ये सब इकट्ठे हुए थे वहां पे। और तो जो कि वहां पे माइकल ओडायर थे, उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे। और मतलब इतना बड़ा नरसंहार हुआ था वहां पे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बहुत सी हंटर कमीशन बैठी थी, बहुत से बैठे थे, बट उसको हटाया गया। और इसके लिए वो शर्मिंदा भी नहीं थे माइकल ओडायर। तो जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। और यहाँ पे आया है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जो कि 1973 में आया था। और अब हम थोड़ा सा ना इसका सिख गुरु के बारे में जानते हैं, कौन कौन से हमारे सिख गुरु थे। सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी। कौन थे? गुरु नानक देव जी, जिसने फाउंडर ऑफ सिखिज्म, मतलब सिख धर्म के संस्थापक थे। और उन्होंने लंगर, जो आज हम खाते हैं ना गुरुद्वारे में जाके लंगर, तो वो प्रथा श्री गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है जी। देन उसके जो नेक्स्ट आए हैं जो गुरु थे, गुरु अंगद देव, ठीक है, जिसने गुरुमुखी लिपि दी थी। क्या दी थी? गुरुमुखी लिपि दी थी, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। और जो गुरु अंगद देव जी है ना, तो हम इसको लहणा नाम से भी जानते थे। इनका नाम लहणा भी था। क्या नाम था? लहणा, ठीक है। और इन्होंने मतलब शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, कुश्ती को बढ़ावा दिया, ठीक है, जितने भी शारीरिक शिक्षा उनको बढ़ावा दिया। और शारीरिक शिक्षा को और बढ़ावा देने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। उसके बाद गुरु अमरदास जी, ठीक है, गुरु नानक जी हो गए। गुरु नानक जी के बाद गुरु अंगद अंगद देव जी हो गए। देन उसके बाद गुरु अमरदास, जो कि उन्हें मंजिल सिस्टम स्टार्ट की थी, ठीक है, और स्प्रेड किया था सिखिज्म ने। सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने स्त्री प्रथा का विरोध किया था। और जो विधवा विवाह का जो समर्थन था वो किया था। तो ठीक है, 1856 में एक्ट आया था, किसके कारण आए थे आप ये बताओगे? उनका नाम क्या था, ठीक है, कि जिसके कारण सब ये आया था, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, ठीक है। देन उसके बाद है गुरु रामदास जी, ठीक है जी। गुरु रामदास जी ने अमृत जो अमृतसर नगर की स्थापना की थी। और यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है उन्होंने बनवाना स्टार्ट कर दिया था। किसने? रामदास जी ने। जो गुरु रामदास जी है उसने गोल्डन टेम्पल को बनवाना स्टार्ट कर दिया था।
देन उसके बाद आते हैं गुरु अर्जन देव जी। ठीक है जी, कौन आते हैं? गुरु अर्जन देव जी, जिसने आदि ग्रंथ फर्स्ट सिक्स आदि ग्रंथ का संकलन किया था, और इसने मतलब पूरा स्वर्ण मंदिर को तैयार कर दिया था। ठीक है, और ये फर्स्ट सिख थे जो शहीद हुए थे। ठीक है, और इसने गुरु जो अर्जन देव थे उसने दारा सिखों का समर्थन किया था। बस आप ये याद रखना कि दारा सिखो मुगल जो शासक थे सबसे पढ़ा लिखा इंसान दारा सिखो था, और दारा सिखो और औरंगजेब में युद्ध हुए थे, जो कि 1657 में धर्मट का युद्ध था, जो कि हम मेडिवल इंडिया में कवर करेंगे। उसके बाद जो छठे गुरु थे हमारे आए थे, गुरु हरगोविंद जी, गुरु अर्जन देव के बाद, जिन्होंने मेरी पीढ़ी की परंपरा स्टार्ट की थी। किसकी? मेरी पीढ़ी मेरी पीढ़ी परंपरा की स्टार्ट की थी, और अकाल तख्त की स्थापना की थी। किसने की थी अकाल तख्त की? हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। देन उसके बाद आते हैं गुरु हर हराई जी। ठीक है, इन्होंने शांति के साथ सिख धर्म का उपचार किया था। मतलब ये हमारे बुद्ध जैसे थे जिन्होंने शांति का उपदेश दिया था, और दया और औषधि के लिए प्रसिद्ध थे। सब पे दया रखते थे और औषधि के लिए प्रसिद्ध थे। देन उसके बाद आते हैं गुरु हरकिशन जी, आ, जिसको हम बाला पीर कहते हैं, और चेचक बीमारी महामारी में इन्हें सेवा की थी। ठीक है, गुरु हरकिशन जी ने। ठीक है जी। देन उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, जो कि औरंगजेब के साथ ना मतलब हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और हिंदू की चादर इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदू की चादर। किसको? गुरु तेग बहादुर जी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना भाई। जो हमारे 10वें गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोविंद जी। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और इसने 5 के दिए थे। क्या दिए थे? 5 के। केश, कड़ा जो हाथ में पहनते हैं, कंगा, कच्छा और कृपाण। 5 के दिए थे इन्होंने। ठीक है, और ये अंतिम गुरु थे हमारे। और गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने मतलब, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जो कि एक पवित्र किताब है, उन्होंने लिखने का प्रयास किया था। मतलब इन्होंने पोरी लिखी थी और शाश्वत गुरु घोषित किए। उसके बाद गुरु गोविंद जी के बाद कोई भी गुरु प्रथा खत्म हो गई थी। उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको ही गुरु मानते हैं। एक करतारपुर कॉरिडोर है जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे जो गुरु नानक देव से संबंधित है, तो ये करतारपुर कॉरिडोर 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, इसके साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। जय हिंद, जय मां भारती। पीडीएफ के लिए इजी वे जीएस, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।